सूर्य, 8 ग्रह, उनके उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, बौने ग्रह, धूमकेतु तथा दूसरे तरह के जो खगोलीय वस्तु हैं, उन सभी को मिलाकर हमारा सौरमंडल बनता है ना। सोलर सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ सन विच इज अ स्टार, 8 प्लैनेट्स, है ना, एस्ट्रॉइड्स, क्या है सौरमंडल क्या है? सूर्य, 8 ग्रह, धूमकेतु, बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, इन्हीं का क्या है? कलेक्शन, संग्रह, समूह, समूह बोल सकते हैं, ग्रुप, है ना। जिसमें सन क्या है? सन एक स्टार, क्या है? तारा। और सोलर सिस्टम के एनर्जी का सोर्स, पूरे सोलर सिस्टम एनर्जी का सोर्स क्या है? सन। और सन के एनर्जी का सोर्स क्या है? सन के एनर्जी का सोर्स क्वेश्चन पूछ चुका है ऑलरेडी, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, नाभिकीय संलयन की क्रिया, है ना, नाभिकीय संलयन की क्वेश्चन पूछ चुका है। न्यूक्लियर फ्यूजन, इसमें क्या होता है? दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस, यस, दो हाइड्रोजन, दो या दो से अधिक से भी हो सकता है। दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस, दो या दो से अधिक हाइड्रोजन के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर क्या बनाते हैं? हीलियम के न्यूक्लियस। और इस प्रक्रिया में हीट और लाइट एनर्जी रिलीज होती है, उष्मा और प्रकाश। प्रकाश किस रूप में? उष्मा किस रूप में? उष्मा रेडिएशन के रूप में, विकिरण के रूप में, है ना। और प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप, ये सब याद रखना है। क्लियर? प्रकाश किस रूप में? विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसे नॉन मैकेनिकल वेव भी कहा जाता है, अयांत्रिक तरंग भी कहा जाता है। अयांत्रिक तरंग कैसे तरंग होते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव्स कैसे वेव्स होते हैं? जिनको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो किस रूप में आ रहा है? नॉन मैकेनिकल, अयांत्रिक तरंग, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी, विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहा जाता है। अयांत्रिक तरंगों को ही विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें याद रखना है। उष्मा किस रूप में आ रही है? रेडिएशन के रूप में, विकिरण के रूप में। क्या होता है रेडिएशन? सूर्य से जो उष्मा हम तक पहुंच रही है, हीट जो पहुंच रहा है पृथ्वी पर सन से, किस रूप में आ रहा है? हल्का रेडिएशन, है ना। हीट को ट्रांसफर की मेथड है रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, चालन, संवहन और विकिरण। रेडिएशन को क्या कहते हैं? विकिरण। हाँ, विकिरण को माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो किस रूप में ट्रेवल होते हैं? हीट किस रूप में ट्रेवल करता है? रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में ट्रेवल करता है, हीट एंड लाइट दोनों। ऐसे याद रखना है। सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है उसका ड्यूअल नेचर है, वेव के रूप में भी है और पार्टिकल्स के रूप में। पार्टिकल्स के रूप में, फोटोन के रूप में ट्रेवल करता है। और वेव्स, वेव्स के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स अभी बताया। ये सब याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो सोलर सिस्टम में कौन क्या क्या आ गए? वो सन, सन के बाद 8 प्लैनेट्स, 8 ग्रह, 9 ग्रह क्यों नहीं है हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। शुरुआत में 9 ग्रह थे। प्लूटो वॉज ऑल्सो अ प्लैनेट, प्लूटो भी एक ग्रह था। लेकिन 2006 या 5, 2006 में IAU,
इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में प्लैनेट्स का एक नया डेफिनेशन दिया गया। क्या डेफिनेशन था? प्लैनेट को फिर से डिफाइन किया गया 2006 में। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक मीटिंग हुई और उसमें एक नया डेफिनेशन दिया गया प्लैनेट्स का। और उस डेफिनेशन के अनुसार प्लूटो इज नॉट कंसीडर्ड एज अ प्लैनेट। प्लूटो को प्लैनेट्स के रूप में कंसीडर्ड नहीं किया गया। क्यों? क्या डेफिनेशन था? किसी को ये याद है? क्या पढ़ते हैं? रिवाइज नहीं किए थे? 2006 में जो डेफिनेशन था उसमें पहला क्या था? रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट, यानी सूर्य के चारों ओर अर्धवृत्ताकार पथ में परिक्रमा करें। पहला है कंडीशन, है ना। नए डेफिनेशन के अनुसार बोला गया कि कोई भी खगोलीय वस्तु अगर तीन कंडीशन को फॉलो करता है, तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तब उसे प्लैनेट कहें। पहला कंडीशन क्या था? इट शुड रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलेक्ट्रिकल पाथ। सूर्य के चारों ओर अर्धवृत्ताकार पथ में, अर्धवृत्ताकार नहीं बोलते हैं उसे, दीर्घवृत्ताकार बोलते हैं, दीर्घवृत्ताकार पथ में सूर्य की परिक्रमा करे। दीर्घवृत्ताकार पथ क्या होता है? इलिप्टिकल पाथ सर्कुलर पाथ से कैसे अलग होता है, कौन बताएगा? तो ठीक है, दीर्घवृत्ता वृत्ताकार पाथ मीन्स सर्कुलर पाथ जिसमें एक ही सेंटर होगा, एक ही फोकस होगा, केंद्र। लेकिन दीर्घ वृत्ताकार पथ में क्या होता है? वो सब नहीं है डेफिनेशन। उसमें डेफिनेशन है दीर्घवृत्ताकार पथ का, यानी इलिप्टिकल पाथ की, कि दो फोकाई होंगे, दो फोकस होंगे, यानी दो केंद्र होंगे। सर्कुलर में एक ही केंद्र है ना, और केंद्र से सर्कमफ्रेंस यानी परिधि पर कोई भी डिस्टेंस ले, क्या होगा? इक्वल ही है कहीं से भी ले। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें दो केंद्र होंगे, है ना, दो केंद्र होंगे और दो एक्सिस भी होगा, मेजर एक्सिस, और ये बड़ा है मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस। अब देखिए, किसी एक फोकस पे सन है, मतलब ग्रह इस तरह से परिक्रमा करेंगे कि सन कहां पे आ जाए? किसी एक फोकस पे आ जाए। तो सन यहाँ पे आ गया, पृथ्वी इसमें चारों तरफ परिक्रमा कर रही है, तो इस पोजीशन में क्या होगी? पृथ्वी, हाँ, सबसे दूर होगी। इसे क्या कहेंगे? ऑप्शन इंग्लिश में एपीलियन। एलियन मीन्स सौर होता है। और जब यहाँ पर होगी तो सबसे नजदीक उपसौर, इंग्लिश में पेरीहिलियन। ये भी पूछ चुका है, याद रखिएगा। समझ गए? भू जब मून का लेंगे ना, मून का, जब मून भी क्या है, चंद्रमा भी। यस। अच्छा, वही पूछ रहे हैं, अपोजी के बारे में पूछ रही हैं, अपभू और उपभू। तो वो मून के कंडीशन में होता है। मून इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन एन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट। चंद्रमा भी पृथ्वी के चक्कर लगा रही है, वो भी किसमें? दीर्घवृत्ताकार पथ में। वहां जब चंद्रमा के केस में करेंगे तब अपभू और उपभू, बस भू हो जाएगा। यहाँ पे सौर है, अपसर और उपसर, वहां पे एपोजी एंड पेरिजी, इंग्लिश में। तो पहला कंडीशन क्या था? जो नया डेफिनेशन था 2006 में, जो डेफिनेशन दिया गया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा, उसके अनुसार कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज प्लैनेट कब कहलाएगा? जब ये तीन कंडीशन फॉलो करेगा। पहला कंडीशन क्या है? सूर्य की परिक्रमा एलिप्टिकल ऑर्बिट में करनी चाहिए। दूसरा कंडीशन ना, तो एलिप्टिकल हो ही गया, तो वो एक ही, किसी एक ही फोकस पे होगा ऐसा। हाँ, वो थर्ड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है? कि उसके पास इतना मास होना चाहिए, कम से कम इतना द्रव्यमान होना चाहिए कि वो गोलाकार शेप में हो जाए। कोई भी वस्तु के पास देखेंगे, जब ज्यादा मास होता है तो गोल शेप में रहना चाहता है, पृष्ठीय तनाव के कारण।
गोल शेप लेना चाहता है, क्योंकि जब वो मास अधिक होगा तो क्या होगा, मास अधिक होने के कारण उसके एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेंगे अपने ही ग्रेविटेशनल पुल के कारण, और वो गोल शेप, गोलाकार शेप में हो। ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, इट शुड हैव इनफ मास टू बिकम अ स्फेरिकल बॉडी। ठीक है, या इसी को कहा जाता है टू ग्रेविटेट इटसेल्फ। ग्रेविटेट मींस ग्रेविटेशन के कारण वो गोल शेप में हो जाए। ठीक है, उसके पास कितना मास होना चाहिए। एस्ट्रॉइड को देखा है आपने, क्षुद्र ग्रह को, गोल शेप में होता है, नहीं होता है। हाँ मतलब पूरी तरह से गोल नहीं होता है ना, क्योंकि उसके पास उतना मास नहीं है कि वो गोल हो जाए। तो दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन यही है, दो सेंटर होते हैं कुमार वी, कौन है कुमार वी? ठीक है, तो दूसरा कंडीशन है इट शुड हैव इनफ मास सो दैट इट कैन ग्रेविटेट इटसेल्फ, यानी ये स्फेरिकल शेप में आ जाए, गोलाकार आकार में आ जाए, ये दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या था, हाँ तीसरा सिंपल है, जिस पाथ में ये परिक्रमा कर रहा है ग्रह, उस पाथ में कोई और दूसरा खगोलीय वस्तु, सेलेस्टियल बॉडी उसमें परिक्रमा ना करे, है ना। यानी इट शुड हैव अ क्लियर पाथ। इसका पाथ कैसा होना चाहिए, क्लियर। क्लियर होने का मतलब कोई और इसके पाथ में आकर परिक्रमा ना करे, सिंपल वे में इसके पाथ को कोई क्रॉस ना करे, क्लियर पाथ होना चाहिए, तो टकराने की स्थिति बन सकती है ना। समझ गए, तो इसका पाथ कैसे होना चाहिए, क्लियर। ये तीन कंडीशन समझ गए सभी को, तीन कंडीशन बताइए कौन कौन। सन इलेक्ट्रिकल पाथ सन के चारों तरफ होना चाहिए, दूसरा इतना मास होना चाहिए गोलाकार आकार हो जाए, और तीसरा इसका पाथ, पाथ जो है इसका जो पथ है ना, वो क्लियर है, साफ। क्लियर मीन्स कोई दूसरा खगोलीय वस्तु इसके पथ में परिक्रमा ना करे या इसको क्रॉस ना करे। इन तीन कंडीशन, जो भी खगोलीय वस्तु इन तीन कंडीशन को, ग्रेविटी, अराउंड, क्लियर पाथ, यस वेरी गुड, जो भी खगोलीय वस्तु इन तीन कंडीशन को फॉलो करेंगे उसे हम ग्रह कह सकते हैं। ये नया डेफिनेशन था, और इस डेफिनेशन के अनुसार प्लूटो इसमें से थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसलिए उसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। तीसरा कंडीशन मतलब वही, इसका पथ, पाथ, पथ जो है क्लियर नहीं था। नेपच्यून के पथ, नेपच्यून भी उसके पथ में जाकर है ना परिक्रमा करने लग रहा। ठीक है, तो तीसरा कंडीशन फुलफिल नहीं होने के कारण प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया कान पकड़ के। और किस श्रेणी में रखा गया, बौने ग्रह की श्रेणी में, ड्वार्फ प्लैनेट, किस श्रेणी में रखा गया, ड्वार्फ प्लैनेट, बौने ग्रह। क्लियर, याद रहेगा। और भी बहुत सारे बौने ग्रह हैं, अलग से हम पढ़ेंगे वहां पे। और कौन कौन से हैं, सीरियस है, और मेकमेक, मका मका ऐसे करके है कुछ नाम उसका। ठीक है, जापानी नेम दिया गया है वो। ठीक है, तो देख लेंगे और भी बौने ग्रह हैं, और भी ड्वार्फ प्लैनेट। जनरली ड्वार्फ प्लैनेट कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट कहाँ रहते हैं, क्यूपर बेल्ट में। ड्वार्फ प्लैनेट कहाँ रहते हैं, क्यूपर बेल्ट में, देखिए। ड्वार्फ प्लैनेट मतलब बौने ग्रह, जैसे प्लूटो, पांच है शायद, पांच। नाम याद रखना है उसका, बौने ग्रह का, और उसका पोजीशन याद रखना है, पोजीशन डायग्राम में। ऊपर में इसे सर्च करना।
हाँ हाँ हाँ, भूल गए। कई सारे जो भी हैं, ज्यादा नहीं है, यही है, नाम याद रखना है। प्लूटो, सीरीज, सीरियस इसको कहते हैं, एरीज, होमा, होमिया, होमिया कहते हैं इसको, और माके माके नाम है ना। ये पांचों का नाम याद रखना है, पांच है, ठीक है। सीरीज, माके माके, एरीस, होमिया। फोटो वोटो भी लेकर ज्यादातर है ना, देख सकते हैं। ज्यादातर मैं डायग्राम फ्लो चार्ट में बताऊंगा ही, और जो पढ़ चुके हैं उनके पास तो मंगल बृहस्पति के बीच नो, वो तो क्षुद्र ग्रह है, एस्ट्रॉइड है। डॉर्क प्लैनेट सिर्फ सीरीज को छोड़कर, याद रखना है, सीरीज को छोड़कर बाकी सारे डॉर्क प्लैनेट, बाकी सारे डॉर्क प्लैनेट कौने ग्रह कहाँ रहते हैं, क्यूपर बेल्ट में। क्यूपर बेल्ट कहाँ है, हमारे घर में। हाँ, हम, वेरी गुड। बियॉन्ड प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के बाहर, जैसे लास्ट प्लैनेट है नेपच्यून, उसके बाद क्यूपर बेल्ट स्टार्ट होता है, और उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 AU से लेकर 50 AU के बीच। 30 AU से 50 AU, 30 AU से 50 AU। एयू क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई। एक एयू बराबर कितना किलोमीटर, वेरी गुड। 1 AU क्या है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, उसी को 1 AU माना गया है। कितना है वो, 1.496 इंटू 10 to the power 11 किलोमीटर। 1.496 इंटू 10 to the power 11 किलोमीटर, याद रखना है। 1 AU, 1 AU सिंपल सा कॉन्सेप्ट एक बार पूछ दिया था कि 1 AU क्या है, वो डिस्टेंस है, इकाई है, खगोलीय वस्तुओं के बीच की दूरी को एयू में मेजर करते हैं। और वो कितने के बराबर है, तो सन और अर्थ के बीच जो दूरी है वो उतना ही है, कितना है, 1.496 इंटू 10 to the power 11 किलोमीटर। और हमारा क्यूपर बेल्ट कहाँ है, सन से 30 AU से लेकर 50 AU के बीच एक बेल्ट है, उसी बेल्ट में कौन रहते हैं, डॉर्क प्लैनेट, है ना, बौने ग्रह। सिर्फ सीरीज, सीरियस जो है, सीरियस हिंदी में बोलते हैं इसको, सीरियस, सीरियस जो है, ये कहाँ पे रहता है, ये रहता है मंगल और बृहस्पति के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट, क्षुद्र ग्रह की पेटी में रहता है ये। क्यों, क्योंकि ये क्षुद्र ग्रह भी है, मोनोग्रह भी है, और क्षुद्र ग्रह भी है, इसलिए ये कहाँ रहता है, क्षुद्र ग्रह पेटी। क्षुद्र ग्रह की पेटी कहाँ है, एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ है, मार्स और जुपिटर के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच। क्लियर, इस चीज को क्लियर दिमाग में रखिए। क्यूपर बेल्ट दिखाते हैं, देखिए ये क्यूपर बेल्ट है, ये जो दिख रहा है ना बाहर, है ना, जुपिटर, ये जुपिटर सिस्टम हो गया है, उसको ये प्लूटो है लास्ट, ये पीला वाला प्लूटो, ठीक है। ये देखिए क्रॉस कर रहा है नेपच्यून की, नेपच्यून के पथ को क्रॉस कर रहा है जुपिटर, इसीलिए इसको हटा दिया। और इसके बाद ये जो आपको बेल्ट दिख रहा है, यही है आपका क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट में क्या क्या रहते हैं, क्यूपर बेल्ट में आगे हम लोग देखेंगे। क्यूपर बेल्ट में बौने ग्रह रहते हैं, उल्का पिंड भी, और धूमकेतु भी, है ना, मैक्सिमम धूमकेतु, उल्का पिंड, कॉमेट्स, है ना, धूमकेतु मीन्स कॉमेट्स, उल्का पिंड मीन्स ये मेट्रोइड्स, मेट्रोइड्स। ये सारे कहाँ पे मैक्सिमम मिलेंगे आपको, क्यूपर बेल्ट में। छोटे छोटे जो टुकड़े मिलेंगे ना, वो क्यूपर बेल्ट में मिलेंगे, है ना, उन्हें तो ध्यान रखना है। ये है, हम बर्फ उनके सतह पे, इवन किसके बाद, नहीं प्लूटो के बाद नहीं,
मार्स के बाद क्या है? मार्स के बाद जुपिटर। तो मार्स के बाद स्टार्ट होता है फ्रिजिड जोन। मार्स के बाद फ्रिजिड जोन यानी मार्स के बाद जो भी होगा वो सब बर्फ जमा रहेगा वहां पे। तो जुपिटर की सतह पे भी आपको जुपिटर के चारों तरफ रिंग दिख होते हैं, वो भी क्या है? बर्फ के रिंग है ना। धूल कणों पे बर्फ जम जाता है, वही चमकता है, तो बोलते हैं रिंग। क्या है? कौन गैस का समूह? देखिए, जो भी है, जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये जो चार ग्रह है ना, वो फ्रिजिड जोन में आते हैं। फिर मंगल के बाद वो फ्रिजिड जोन स्टार्ट हो जाता है, सन से डिस्टेंस अधिक होने के कारण। तो चारों में आपको रिंग दिखाई देता है, छल्ले दिखाई देते हैं। उसको और क्या कहते हैं रिंग को हिंदी में? नहीं नहीं, एक और वर्ड। वलय। वलय वलय। तो ये क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि धूल कण जो है इनका, ये तो एक बहुत गैस जाइंट है, बहुत बड़े बड़े हैं, तो इतना ग्रेविटेशनल फोर्स है इनके पास कि धूल कण भी इसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। और सिर्फ धूल कण रहता तो वो चमकता नहीं, लेकिन धूल कण के ऊपर छोटे छोटे जो रॉक्स के पार्ट टुकड़े हैं उसके ऊपर बर्फ जमा है। क्यों बर्फ जमा है? क्योंकि फ्रिजिड जोन में है, और वो उसका चक्कर लगा रहा है। और जब लाइट उस पे पड़ता है तो रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि एल्बिडो बर्फ का अधिक है। एल्बिडो है ना, रिफ्लेक्शन अधिक होता है, परावर्तन अधिक होता है, इसलिए वो चमकता हुआ दिखाई देता है। और इसलिए चारों ग्रहों के चारों तरफ जो बाहरी ग्रह है, बाह्य ग्रह, उस पर रिंग है। लेकिन सबसे अधिक रिंग दिखता है वो शनि का, जो वेल डेवलप्ड रिंग है, वो वेल डेवलप्ड है इसलिए। बाकी का डेवलप नहीं है उतना, तो वो दिखाई खुली आंखों से नहीं दिखाई देता या दूरबीन से नहीं दिखाई देता, लेकिन रिंग सभी के पास। और इवन आपको कॉमेट्स भी देखेंगे, कॉमेट्स में भी बर्फ का टुकड़ा मिलेगा, उल्का पिंड में भी बर्फ के टुकड़े मिलेंगे जो दूर में। हाँ, तो आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है? अब आते हैं सबसे पहले सोलर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट। अभी आगे एक एक करके सब देखेंगे, है ना। सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम को पढ़ने से पहले एक चीज और यहाँ पे देखेंगे। सोलर सिस्टम हम लोग देख रहे थे, है ना। तो सोलर सिस्टम में क्या क्या है? सन, प्लैनेट्स है, क्षुद्र ग्रह है यानी एस्ट्रॉयड है, बौने ग्रह है, हाँ? बौने ग्रह, डॉर्क प्लैनेट। बाहर नहीं, क्यूपर बेल्ट इज नॉट आउटसाइड ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम कहाँ तक है? सिर्फ क्यूपर, देखिए दिखाते हैं। यही सब है ना किताबों में, नॉलेज नहीं आता मेरे तरह, तो है ना। अच्छा, तो तीन पता है, ठीक है। इसीलिए कंफ्यूजन होता है, बताइए। क्यूपर बेल्ट को सोलर सिस्टम से बात करती है। देखिए, इसमें कई सारे बेल्ट हैं, इवन आपको बताते हैं, अभी दिखाते हैं। एक ऊर्ट क्लाउड है, जिसके अंदर पूरा सोलर सिस्टम है। ऊर्ट क्लाउड के अंदर पूरा सोलर सिस्टम है। देखिए, इतना साफ में पूरा सोलर सिस्टम, ठीक है। ये ऊर्ट क्लाउड है, यानी पूरे सोलर सिस्टम के बाहर एक गैस का, गैस नहीं है ये, जो डेब्रीज है ना, जैसे स्टार्स डिस्ट्रॉय होते हैं या जो डेब्रीज बनता है, उसी उसी डेब्रीज का एक पूरा एनवेलप है, गोल, है ना। एक स्फेरिकल शेप का, उसे उर्ट अर्ट क्लाउड कहते हैं, उर्ट या अर्ट क्लाउड। इसके अंदर है पूरा सोलर सिस्टम। ये पूरा सोलर सिस्टम है, इसमें क्यूपर बेल्ट भी आएगा, है ना। सोलर सिस्टम मीन सन का जो रेडिएशन है जहां तक पहुंच सकता है, सन का जो मैग्नेटिक फील्ड है जहां तक पहुंच सकता है वो पूरा सोलर सिस्टम है। तो क्यूपर बेल्ट के आगे भी ये जा सकता है, क्यूपर बेल्ट के आगे तक ये जाता है। कहां तक जाता है? इसके एक और डायग्राम नहीं पढ़ा हुआ आपने? हम्म? पढ़े? कौन कौन सी क्लास?
एनसीईआरटी में हमने क्लाउड है। एनसीईआरटी में नहीं होगा, हो सकता है। कौन से क्लास वाले में? क्योंकि इसका रियल डायग्राम दिखाते हैं आपको, तब आपका क्लियर होगा कि कहाँ तक है सन का। खैर ये सबसे क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि सब रिसर्च का विषय है ना। लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए, आउटर सोलर सिस्टम, रीच हो गया, ओट क्लाउड, हाँ ये वाला डायग्राम, इंटर स्टेलर स्पेस, हेलियोस्फेयर, देखिए। यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, वहां पे समय नहीं निकला था शॉर्ट में। यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे समय का कोई अभाव नहीं है। देखिए, ये है रियल डायग्राम इसका, सोलर सिस्टम का। देख रहा है, ये सोलर सिस्टम है पूरा हमारा। ये बाहर जो क्लाउड दिख रहा है, देखिए, गैलेक्टिक कॉस्मोलॉजीज, ठीक है, टर्मिनेशन, वो क्लाउड का है। टर्मिनेशन का नहीं, वो नहीं है क्लाउड, इससे भी बाहर है। वो क्लाउड सबसे बाहर जो इनवलप है, जो आ, जो स्टार्स टूट रहे हैं उनके जो, समझ रहे, डेब्रीज है, उनसे बना हुआ क्लाउड है। उसके अंदर ये सब है। अब यहाँ पे देखिए, सोलर सिस्टम, सारे ग्रह हो गए ना। अब सोलर विंड जहां तक जा रहा है, सारे ग्रह के बाद के ऊपर बेल्ट है ना, 30 AU से लेकर 50 AU के बीच। उसके बाद सोलर विंड जहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है सोलर विंड, समझ रहे हैं ना, वहां तक है हमारा। उसके बाद एक और होगा यहाँ पे, टर्मिनेशन शॉक हो गया, हेलियोस्कोप दिख रहा है, हेलियोपॉज। हेलियोपॉज तक हमारा सोलर सिस्टम है। हेलियो मतलब सन होता है, पॉज मतलब यहीं तक है। बोलते हैं ना ट्रोपोपॉज, ट्रोपोस्फेयर यहाँ पे खत्म हो रहा है, छोप सीमा। तो ये हेलियोपॉज है। हेलियोपॉज मीन्स सन का यही सीमा है, सोलर सिस्टम की यही सीमा है। क्यों है ये सीमा? यहाँ पे क्या हो रहा है, हेलियोपॉज मीन्स सन का मैग्नेटिक फील्ड यहां तक काम करता है, सन का मैग्नेटिक फील्ड यहां तक काम करता है, इसलिए इसको कहते हैं हेलियोपॉज। और सोलर विंड्स इससे, हेलियोपॉज से पहले तक ही पहुंच पाते हैं। सोलर विंड्स क्या होते हैं? स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल, आवेशित कणों की धारा। सन से आवेशित कणों की धारा निकल रही है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, सॉरी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की। वो जहां तक पहुंचेगी उसको कहा जाता है सोलर विंड, यहां तक पहुंचा है। अब जैसे ही इधर से भी एक रेडिएशन आता है, कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेडिएशन, और उसके अंदर आने के कारण ये सोलर विंड उससे बाहर नहीं निकलते, उसको अंदर की तरफ पुश कर देता है। इसी को कहा जाता है टर्मिनेशन शॉक। मतलब सोलर विंड टर्मिनेट हो गया, जो चार्ज पार्टिकल जो फ्लो हो रहा था, वो कहीं एक दूरी पर जाकर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर से जो रेडिएशन आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो इसको आगे नहीं जाने देता है, इसी को कहते हैं टर्मिनेशन शॉक। समझ गए ना? तो हेलियोपॉज, हेलियोपॉज और आगे, हेलियोपॉज मतलब यहां तक पहुंचता है सोलर विंड, चार पार्टिकल, लेकिन इसका इफेक्ट और आगे तक हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड, सन का जो मैग्नेटिक फील्ड जहां तक पहुंचे, वो है हेलियोपॉज, और वहीं तक पूरा सोलर सिस्टम। कहा नहीं, ठीक है। तो क्यूपर बेल्ट जो है ना, क्यूपर बेल्ट पार्ट है सोलर सिस्टम का, यहां तक हेलियोपॉज तक सोलर सिस्टम है, और उसके बाहर है प्लूटो क्लाउड। समझ गए? पाइनियर कहां तक गया है? पाइनियर एक सैटेलाइट है, पाइनियर, नासा ने भेजा है पाइनियर सैटेलाइट। ये पहुंचा है आपका टर्मिनेशन शॉक तक, मतलब यहां तक। फिर एक वोएगर है, क्रॉस नहीं किया है अभी, अभी कर गया टर्मिनेशन, टर्मिनेशन शॉक को क्रॉस कर दिया है, नहीं किया है। पाइनियर 10 और वेगर 2, ये सैटेलाइट भेजा गया है जो यहाँ तक गया है, और भी आगे भेजने का प्लान है। सूर्य से बहुत दूरी है ये।
हेलियोपोस कर दिया है। वाह, वेरी गुड। यानी सोलर सिस्टम को पार कर चुका है ना। ये कौन किया है? वेजर टू। वेगर 2 ये रशिया इसका है ना, अमेरिका का है। और ये पाइनियर 3 ये भी देखिए बहुत दूर दिखा रहा है, देखिए कहाँ क्रॉस किया है पाइनियर 10। अभी रिसेंटली। तो हेलोपोस को कांटेक्ट हेलियोपोस को क्रॉस नहीं किया है अभी, कनेक्शन टूट गया है। ये वीक हो जाता है ना सिग्नल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वीक हो जाएंगे ना, सेटेलाइट का कम्युनिकेशन टूट जाएगा अर्थ से। समझ गए? बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, वैज्ञानिक तरीके से बस समझना है कि सिर्फ सोलर सिस्टम सिर्फ ग्रहों तक नहीं है। सोलर सिस्टम ना सिर्फ ग्रहों तक नहीं है, ग्रह के बाहर क्यूपर बेल्ट है, उसके भी बाहर सोलर विंड्स का एक लेयर है, जहां टर्मिनेशन सॉफ्ट जिसको कहते हैं, जहां पे टर्मिनेट हो जाता है सोलर विंड। और उसके भी बाहर हेलियोपॉज है, जहां तक सन का मैग्नेटिक फील्ड काम करता है। और उसके भी बाहर ओर्ट क्लाउड, जिसके अंदर पूरा सोलर सिस्टम है ना, इनवलप के रूप में अंदर। इसलिए हाँ, सोलर सिस्टम का हेलियोपॉज नाम ही है, हेलियोपॉज, हेलियो मतलब सन होता है। क्लियर? तो हेलियोपॉज तक है पूरा सोलर सिस्टम। ओके, चलिए। तो डायग्राम से ही चीजें समझेंगे, डायग्राम से आसान हो जाती हैं चीजें, है कि नहीं। ओके, तो समझ गए। सन, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड कहाँ पे रहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहाँ पे? मंगल और बृहस्पति के बीच। सबका लोकेशन याद रखना है, मंगल और बृहस्पति के बीच। उसके बाद मेटेरॉइड्स, उल्कापिंड, ये कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली ये दूर रहते हैं, ऊपर बेल्ट में रहते हैं, लेकिन हो सकते हैं कहीं भी, इनका कोई फिक्स लोकेशन नहीं है। ठीक है। उसके बाद कॉमेट्स यानी पुच्छल तारा या धूमकेतु जिसे कहते हैं, वो जनरल वो भी ऊपर बेल्ट में, तो उसमें भी बर्फ, जो भी उतनी दूर पे रहेगा वो बर्फ उसमें रहेगा। ठीक है, बर्फ के लेयर्स रहेंगे। क्लियर? तो ये सारे सभी को मिलाकर क्या कहते हैं? इसे सोलर सिस्टम। अब एक एक देखेंगे। तो सोलर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर कौन है? सन, जो कि एक स्टार है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एनर्जी का सोर्स। आपके घर में कौन इंपॉर्टेंट है सबसे? जो एनर्जी का सोर्स है ना। तो इसलिए कहा जाता है सन को फादर ऑफ सोलर सिस्टम, है ना, क्योंकि सृजन कर रहा है ना। बाकी ग्रह भी उसी से बने हैं, और साथ ही साथ वो एनर्जी का सोर्स है। मदर, मदर, अच्छा। अरे ये जेंडर वाइसेस, ठीक है। हाँ, ये सवाल उठा सकती हैं कि फादर ही क्यों? आज के डेट में कोई भी एनर्जी का सोर्स हो सकता है, अर्नर हो सकता है, लेकिन इतना पहले नहीं सोचा गया था। हाँ, मेन ये था। जननी नहीं है यहाँ पे, जननी नहीं है यहाँ पे, सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके। तो सन को स्टडी करने से पहले सोलर सिस्टम है कहां पर, कहां लोकेटेड है, या सन कहां लोकेटेड है? सन इज ए स्टार। स्टार कहां पे रहते हैं? आकाश गंगा में, है ना। सन कहां पर होते हैं? आकाश गंगा में। आकाश गंगा में ना, गैलेक्सी में। गैलेक्सी इज गैलेक्सी इज कॉल्ड एज कलेक्शन ऑफ स्टार्स, स्टारों का संग्रह, है ना। तो सोलर सिस्टम भी कहां पे है? सोलर सिस्टम का किसी गैलेक्सी में होगा। उस गैलेक्सी का क्या नाम है? मिल्की वे गैलेक्सी। उसका इंडियन नेम क्या है? मंदाकिनी। ये सब कुछ याद रखना है। मंदाकिनी। हमारे मंदाकिनी सोलर सिस्टम, सॉरी, गैलेक्सी का शेप कैसा है? स्पाइरल शेप है। हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? स्पाइरल को क्या बोलते हैं? मैं हिंदी वाला टर्म भूल जाता हूँ।
बताइए। स्पीकर। सर, सर्पिल। सर्पिल आकार या सर्पिल आकार के सर्पिल बोलते हैं। स्पाइरल क्यों है स्पाइरल? सन भी जो है वो आकाशगंगा का क्षेत्र है। यस। देखिए, एक्चुअल में जो सन का सोलर सिस्टम है ना, वो स्थिर नहीं है। सोलर सिस्टम भी, पूरा सोलर सिस्टम क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। किसका? आकाश गंगा के सेंटर का। कल मैंने ओरिजिन बताया था, तो बताया था ना कि जो भी क्लम्प ऑफ गैस से ही स्टार बना, तो क्लम्प ऑफ गैस भी क्या कर रहा था? नेबुला के सेंटर के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा था। और नेबुला क्या बन गया? आकाशगंगा। और क्लम्प ऑफ गैस क्या बन गया? गैस का गुच्छा क्या बन गया? स्टार। तो स्टार्स भी क्या कर रहा है? आकाशगंगा के सेंटर का चक्कर लगा रहा है। सन भी आकाशगंगा के सेंटर का चक्कर लगा रहा है। और सन चक्कर लगा रहा है, तो उसको सारे ग्रह उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। तो सन ऐसे जा रहा है और उसके चारों तरफ ग्रह उसको घूमते हुए ऐसे जा रहे हैं। तो स्पाइरल शेप का दिखेगा ना वो। सन ऐसे जा रहा है आगे की तरफ, जैसे सर्कल है उसको आगे बढ़ाएंगे तो स्पाइरल नहीं दिखेगा। सन ऐसे जा रहा है और बाकी उसके चक्कर लगाते हुए वो भी आगे बढ़ रहे हैं, सन को फॉलो करना है, तो कैसा हो जाएगा? सर्कल आकार। ये तो इम्पोर्टेंट है। एक और चीज है यहाँ पे जो अभी तक बीपीएससी नहीं पूछा है, क्योंकि उस लेवल पे नहीं गया अब तक। वो नोट्स पूछ सकता है। देखिए यहाँ पे, स्लो एंड प्यार। ओडिया का गंगा के कई से कौन कौन हमारे आकाश गंगा की आर्म्स है? आर्म्स मतलब भुजाएं हैं। कौन कौन सी भुजाएं हैं? बताइए। देखिए, ये थोड़ा याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है आपसे। आकाश गंगा की जो भुजाएं हैं, उसमें से कौन कौन सी भुजाएं हैं? भुजाएं मतलब आर्म्स जो दिख रहा है आपको, पार्ट। कौन कौन सी भुजाएं हैं? ओके। हमें याद क्या है यहाँ रखना है? देखिए, दो आर्म दिख रहा होगा, ये स्पुटम सेंटारुस दिख रहा है। इसमें नहीं लिखा है? ओराइन आर्म के ऊपर वाला नहीं, वो नहीं, वो नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। एक जो बड़ा आर्म है, बड़े बड़े आर्म का नाम है इसका सैगिटेरस आर्म। ये दिख रहा है ना, सैगिटेरस दिख रहा है। सैगिटेरियस, सैगिटेरियस आर्म दिख रहा है। आर्म मतलब ये जो घूम रहे हैं ना, इसको आर्म्स कह रहे हैं, भुजाएं कह रहे हैं। इसमें सैगिटेरियस आर्म दिख रहा है। तो इस सैगिटेरियस आर्म, ये माइनर आर्म है, छोटा आर्म है, बड़ा आर्म नहीं है। इसका भी एक सब आर्म है। सब आर्म मीन्स इसका एक छोटा पार्ट जो ब्रांच निकला है यहाँ से, उसका नाम है ओरियन आर्म। याद रखना है, हमारा सोलर सिस्टम इसी ओरियन आर्म पर लोकेटेड है। बड़ा आर्म है सैगिटेरियस, उसका एक ब्रांच है ओरियन, उसी ओरियन आर्म पर हमारा सोलर सिस्टम लोकेटेड है। क्लियर? ये याद रखना है। आवर सोलर सिस्टम कहाँ गया?
partial arm of the Milky Way called the Orion arm or Orion spurs between the Sagittarius and Perseus. Sagittarius and Perseus दिख रहा है, Sagittarius और Perseus के बीच एक एक छोटा आर्म है, ब्रांच है, जिसको क्या कहते हैं, ओरियन आर्म, पार्शियल आर्म इसको बोलते हैं। पार्शियल मतलब ये कंप्लीट नहीं हुआ, देखिएगा ये ओरियन वाला ना कंप्लीट नहीं है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, पार्शियल आर्म। तो दो आर्म है, सैजिटेरियस और पर्सियस, इस दो आर्म के बीच लोकेटेड है ओरियन आर्म, और इसी ओरियन आर्म जो कि पार्शियल आर्म है, मतलब अर्ध विकसित है, पूरी तरह से विकसित नहीं है, उस पर हमारा सोलर सिस्टम लोकेटेड है। बस एक इंफॉर्मेशन यहां से याद रखिए, हो सकता है कुछ से। और ये शेप क्या है, स्पाइरल शेप, क्लियर? क्योंकि जितने स्टार्स हैं वो स्टार्स क्या कर रहे हैं, वो मिल्की वे के सेंटर का चक्कर लगा रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं प्लैनेट्स। बस बात, हाँ ये छोड़िए, हाँ वो सेंटर का चक्कर, बस ये सब इतना साइंटिफिक मत होइए, वो तो मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो ये सब तो कहीं है भी नहीं किताब उताब में। ओरियन आर्म याद रखें, जो पार्शियल आर्म है ना, भुजाएं हैं, उसका उस पर लोकेटेड है हमारा सोलर सिस्टम। पूछ सकते हैं किस आर्म पर लोकेटेड है। ओके, चलिए समझ गए। तो मिल्की वे गैलेक्सी, जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, आ, आ, मंदाकिनी, मंदाकिनी जो आकाश गंगा है उसका शेप है स्पाइरल, और उस मंदाकिनी स्पाइरल गैलेक्सी के ओरियन आर्म पर हमारा सोलर सिस्टम लोकेटेड है। बस इतना याद रखना है, क्लियर? ओके, और कोई इंफॉर्मेशन इस रिलेटेड? ठीक है, डायमीटर, हाँ डायमीटर इंपॉर्टेंट है, सब फैक्चुअल चीजें मुझे याद नहीं रहती हैं। देखिए एक चीज और इंफॉर्मेशन, जो हमारा सोलर सिस्टम है वो 240 मिलियन ईयर्स लेता है मिल्की वे के सेंटर का एक चक्कर लगाने में, ये याद रखना है। 240 मिलियन ईयर्स, मिलियन मतलब 10 लाख, यानी 2400 लाख वर्ष, है ना। मिल्की वे यानी मंदाकिनी जो हमारा गैलेक्सी है, आकाश गंगा है, उसके सेंटर का एक चक्कर लगाने में हमारे सोलर सिस्टम कितना समय लेता है, 2400 लाख। याद रखना है 2400 लाख, ये क्वेश्चन यहां से आ सकता है, क्लियर? ओके, और इसका साइज वाइज मेरे पास नहीं है, देख लीजिएगा इसका साइज क्या है, या बता देते हैं। नहीं नहीं, मिल्की वे का साइज मैंने लिखवाया भी था क्लास में शायद, हाँ 10 टू द पावर कितना, 10 टू द पावर 5 लाख। 1 लाइट ईयर में कितना साल होता है, मतलब कितना किलोमीटर होता है, सॉरी, 1 लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10 पावर 15, समझ गए कितना मीटर है 1 लाइट ईयर में। और कितना लाइट ईयर है डायमीटर, डायमीटर मीन्स व्यास, कितना है, 10⁵ के रेंज में। और कोई इंफॉर्मेशन, ये चीज याद रखिएगा, 10⁵ लाइट ईयर इसका डायमीटर है, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी का। और 1 लाइट ईयर में कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये होता है ना। किलोमीटर में अगर करेंगे तो 12 हो जाएगा। और इसका डेफिनेशन क्या है लाइट ईयर का, प्रकाश वर्ष का क्या डेफिनेशन, ये भी पूछ चुका है। यस, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 कितने स्पीड से, स्पीड क्या है लाइट, 3 लाइट का स्पीड क्या है, 3 पॉइंट है, 8 मिनट लगता है पृथ्वी पर पहुंचने में, 20 सेकेंड। एग्जैक्ट स्पीड क्या है लाइट की, मैं भी भूल गया, 3 इंटू 10⁸ था ना, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद रखिए ना। लाइट की स्पीड कितनी है, 3 इंटू 10⁸ मीटर। इस स्पीड से, इस स्पीड से एक साल में
लाइट जितनी दूरी तय करेगी उसे ही क्या कहते हैं, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। क्लियर। और प्रकाश वर्ष हमारा यूनिट नहीं है, खगोलीय वस्तुओं के बीच दूरी मापने का यूनिट प्रकाश वर्ष नहीं है। वो तो बड़ी दूरी को भी मापने के लिए यूज किया जाता है, उसका यूनिट क्या है, एयू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट तो हो ही जाएगा ना, कन्वर्ट तो हो जाएगा। 1 लाइट ईयर इक्वल टू समथिंग एयू होता है, वो तो निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो डायमीटर कितना है, 5 लाइट ईयर, ये याद रखना है। एक चीज और याद रख सकते हैं, दूरी कितना है हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर से, ये भी मैंने लिखवाया था शायद क्लास में, फैक्चुअल चीज है ना। हाँ, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ गैलेक्सी, आवर गैलेक्सी, 26,000 से 27,000 लाइट ईयर। 26,000 से 27,000 लाइट ईयर, ठीक है, याद रखना। 26,000 मतलब सेंटर जो है ना, सेंटर से दूरी कितनी है सन की, 26,000 से 27,000 लाइट ईयर है, और ज्यादा नहीं। अब फैक्चुअल अब इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। एग्जैक्ट मिल्की वे गैलेक्सी इतना तो इतना रेंज कैसे हो सकता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा 10 लाख। देखिए एग्जैक्ट ये आप नहीं रखिए, तो याद रखिए 1 लाख से, 1 लाख क्या है ना, क्या क्या है, 1 लाख, 1 लाख से 2 लाख, इस रेंज में लाइट ईयर, ये याद एग्जैक्ट नासा के अनुसार 1 लाख से 2 लाख, क्योंकि मैं देखा नासा का, तो 1 लाख से 2 लाख, क्योंकि कोई एग्जैक्ट निकाल नहीं सकता है गैलेक्सी के साइज को, एग्जैक्ट हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, एग्जैक्ट इतना ही है, माप नहीं सकते, अभी तक कोई ऐसा यंत्र नहीं बना है, तो एक जस्ट प्रेडिक्शन है। 1 लाख से 2 लाख लाइट ईयर के बीच है। अब इसके बीच कोई भी नंबर हो तो ऑप्शन में ऐसे एग्जैक्ट तो कोई देगा नहीं, है ना, उसी के आसपास देगा, 1 लाख के आसपास देगा या 1.5 लाख के आसपास देगा, तो सही हो जाएगा। ठीक है, अब आउट करके ही देगा वो। चलिए आगे चलते हैं। गैलेक्सी हमने देखा, कॉन्स्टलेशन क्या होता है, कॉन्स्टलेशन को हिंदी में, कॉन्स्टलेशन को हिंदी में तारामंडल कहते हैं। ठीक है, इसका भी डायग्राम हम लोग देखेंगे। कॉन्स्टलेशन किसको कहते हैं, तारामंडल। कॉन्स्टलेशन सिंगल एल होता है, कॉन्स्टलेशन यानी तारामंडल, या इसी को क्या कहा जाता है, नहीं डबल एल ही होता है कॉन्स्टलेशन। ठीक है, कॉन्स्टलेशन इसी को क्या कहते हैं, नक्षत्र भी कहा जाता है। लेकिन एग्जैक्ट जो ज्योग्राफिकल वर्ड है ना, वो तारामंडल है, नक्षत्र एस्ट्रोनॉमिकल वर्ड है, एस्ट्रोलॉजी में यूज होता है नक्षत्र, है ना, खगोल, क्या एस्ट्रोलॉजी, जो ज्योतिष विज्ञान उसी का एक पार्ट है, तो उसमें नक्षत्र यूज होता है, ज्योग्राफी में यूज होता है तारामंडल। क्या होता है तारामंडल, ग्रुप ऑफ स्टार, दोनों में अंतर है, कलेक्शन ऑफ स्टार और ग्रुप ऑफ स्टार। ग्रुप ऑफ स्टार मीन्स इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, मतलब कुछ झुंड, तारों के झुंड, ग्रुप, समूह, जो मिलकर एक कोई पर्टिकुलर शेप बना रहे हैं। कितने हैं तारामंडल, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, 88, याद रखना है 88, अभी तक 88 रिकॉग्नाइज तारामंडल है ना। कितने कॉन्स्टलेशन है, 88। कुछ का नाम बता सकते हैं आप, यस ऋतिक। शेप शेप, एक पर्टिकुलर कोई शेप बन रहा हो, जैसे भालू का शेप बन रहा हो, या किसी तरह का, हाँ स्पाइसेस, ये चली गई आप उसमें फिर एस्ट्रोलॉजी में,
एस्ट्रोलॉजी में चली गई, मीन राशि और राशि में चली गई है। और राशि इसी से बना है राशि, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी है, उसमें कुछ मान्यताएं हैं। वो ज्योग्राफी उसको पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हम इसीलिए उसको तारामंडल कहते हैं, तारामंडल के एस्ट्रोलॉजी में हो सकता है। पीएचडी तो फिलोसफी में भी होता है। तो उसमें कोई साइंटिफिक थोड़ी वो है, एक मान्यता है, एक दृष्टिकोण है देखने का। लेकिन हम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मैंने अपने नोट्स में दिया था, एक नोट्स में बना रहा हूँ पूरा सोलर सिस्टम को लेकर। इसमें सारी चीजें जो अभी बता रहा हूँ सारी चीजें हैं। तो अभी इंग्लिश का तैयार हो चुका है, इंग्लिश उसको तैयार कर रहे हैं। तो उसमें मैंने लिखा है कि लास्ट में कि उसके बारे में कि एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड में इसे अ, राशि कहते हैं। राशि क्या होता है? जैसे कि स्पाइसेस कुछ ऐसा ग्रुप है जो पर्टिकुलर डेट को आपको दिखता है। जैसे 21 मार्च को ना पीसेस आपको दिखेगा। ये सब चीज में मत जाइए, सीधे आप देखिए जो कॉन्स्टलेशन होता है तारामंडल 88 है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट का नाम मैं बता रहा हूँ, ओरियन। कुछ इंपॉर्टेंट तारामंडल का मैं नाम बता रहा हूँ, ओरियन, है ना। ओरियन में 48 कॉन्स्टलेशन लिस्टेड इन द सेकंड सेंचुरी। ठीक है, ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। दिस कॉन्स्टलेशन इज नेम्ड फॉर अ मैथोलॉजिकल मेंटर इन ग्रीक, ओरियन एंड द ओरियन। ठीक है, ओरियन उर्सा माइनर है। उर्सा माइनर में कितने स्टार्स हैं? इसको लिटिल बियर भी कहा जाता है। उर्सा माइनर को क्या कहा जाता है? लिटिल बियर। तो ये भी एक कॉन्स्टलेशन है। ठीक है, लिटिल बियर। उर्सा मेजर है, उर्सा मेजर को ग्रेट बियर। उर्सा माइनर इसको लिटिल बियर, और उर्सा मेजर इसको ग्रेट बियर, ग्रेट बियर। ठीक है, और इसी को सप्तऋषि कहते हैं ना। इसी में 7 तारा है ना उर्सा मेजर में ही, ये अलग से है वो सप्तऋषि। हाँ? उर्सा मेजर के नहीं, तारामंडल तो पढ़ ही रहे हैं, उसमें ओरियन हमने देखा। ओरियन के बाद देखा उर्सा माइनर, जिसको कि लिटिल बियर कह रहे हैं। दूसरा है उर्सा मेजर। उर्सा मेजर को उर्सा मेजर जो है जिसको ग्रेट बियर कहते हैं, उसी को सप्तऋषि 7 तारों से बनाया है। और उसमें एक तारा होता है पोल स्टार, ध्रुव तारा, जो सबसे चमकीला तारा है। जो आकाश में सबसे चमकीला तारा दिखेगा वो ध्रुव तारा है। और वो हमेशा नॉर्थ की तरफ होगा, नॉर्थ में होगा, ये याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं। हाँ, वही सप्तऋषि उसी को कह रहे हैं, 7 तारों से बना इसलिए सप्तऋषि कहते हैं उसे। और हमारे मैथोलॉजी में भी वो है, 7 ऋषि के नाम पे रखा गया है ना, 7 सेजेस। तो सप्तऋषि वही उर्सा मेजर ही है, 7 तारों का बना। उसमें जो सबसे चमकीला तारा है वो नॉर्थ स्टार, और सारे स्टार उसकी तरफ पॉइंटेड रहेंगे। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है ना। किसके तरफ? पोल स्टार, या उसे नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है। इस पे यूपीएससी, मैंने कल बताया था ना परसों, यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा था, पूछ चुका है कि आपको घर जाना है, रात का समय है, आपका घर जो है आप जहां पे है वहां से ईस्ट है। तो आप पोल स्टार से किधर आपका मतलब जर्नी स्टार्ट करेंगे? पोल स्टार के किधर? लेफ्ट साइड में, है ना। पोल स्टार से देखेंगे तो ईस्ट किधर है? लेफ्ट साइड में। तो पोल स्टार से हमेशा लेफ्ट की तरफ जाना है, तो आप पहुंच जाएंगे अपने घर। ऐसा क्वेश्चन पूछा था। पोल स्टार के लेफ्ट में। ठीक है, ओके। चलिए, तो उसके बाद सन के बारे में देखते हैं। सन का डेफिनेशन क्या देंगे? सन जो स्टार का डेफिनेशन है वही सन का डेफिनेशन है। स्टार का डेफिनेशन क्या है? जिसके पास बचपन में ही पढ़े थे। ठीक है, सन का डेफिनेशन क्या होगा? जो स्टार का डेफिनेशन है, क्या है डेफिनेशन? बाकी लोगों से पूछ लेते हैं हम। मैं रिक्वायर था क्लास में। सूर्य को कैसे परिभाषित करेंगे? बाई पर लिखे, सूर्य एक तारा है ना। तारे को कैसे डिफाइन करते हैं? स्टार इज अ ल्यूमिनस एस्टेरॉइड ऑफ मेड अप ऑफ प्लाज्मा।
स्टार इज अ ल्यूमिनस एस्टेरॉइड मेड अप ऑफ, ल्यूमिनस मीन्स जो चमकता है, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से कि जिसके अपना प्रकाश का स्रोत होता है, सीधे वही डेफिनेशन है, ल्यूमिनस एस्टेरॉइड ऑफ प्लाज्मा। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? चमकीला गोला, जो किससे बना है? प्लाज्मा। ल्यूमिनस बोल दिया आपने तो यानी लाइट का सोर्स है, ये जैसे ये ल्यूमिनस है, ये लाइट निकल रहा है इस ल्यूमिनस है। एस्फेरॉइड मींस गोलाकार से होता है एस्फेरॉइड, मेड अप ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा से बना है। प्लाज्मा क्या होता है? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की चौथी अवस्था। कैसे बनता है प्लाज्मा? गलत कॉन्सेप्ट। यस, जब गैस को बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, तब गैसेस जो पार्टिकल्स है वो आयोनाइज हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। उन्हीं आवेशित गैसों को प्लाज्मा कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस को हाई टेम्परेचर पर ले जाएंगे तो क्या हुआ? H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी को क्या कहेंगे? प्लाज्मा। क्लियर? अब सन में क्या है? सन के एटमोस्फेयर में आप देखें तो हाइड्रोजन है और हीलियम भी अब कन्वर्ट हो रहा है। हाइड्रोजन हीलियम तो मुख्यतः है ना सन के एटमोस्फेयर में, न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद हीलियम का फॉर्मेशन तो हो रहा है ना, तो हाइड्रोजन भी है और हीलियम भी है। और टेम्परेचर कितना है सन के कोर का? सन के सरफेस का टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस लगभग। और सेंटर का 150 लाख, 150 लाख डिग्री सेल्सियस एटमोस्फेयर। तो 6000 डिग्री सेल्सियस पे अगर हाइड्रोजन और हीलियम होगा, 6000 पे या 4000 पे, 5000 पे, तो वो क्या हो जाएगा? आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज हो जाएगा, आवेशित तो हो जाएगा वो गैस, गैसेस पार्टिकल। और इसलिए वो किस रूप में रहेगा? प्लाज्मा के रूप में रहेगा। तो सन गैस का नहीं बना हुआ है, प्लाज्मा का बना हुआ है। स्टेटमेंट ही गलत है, डेफिनेशन है ना। सन गैस का नहीं बना हुआ है, प्लाज्मा का है। उसके एटमोस्फेयर में गैस नहीं है, इधर हाई टेम्परेचर पे गैस नहीं रह सकते हैं, वो फोर्थ स्टेट में है, प्लाज्मा है। क्लियर है? तो इसलिए उसका डेफिनेशन है सन, या स्टार का पूरा डेफिनेशन है, स्टार इज अ ल्यूमिनस एस्टेरॉइड मेड अप ऑफ प्लाज्मा। ल्यूमिनस बॉडी है, ल्यूमिनस मीन जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसको क्या कहते हैं? दीप्त। क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? दीप, दीप्ति, दीप्तमान, दीप्तमान गोलाकार बॉडी है, जो किसका बना हुआ है? प्लाज्मा का बना हुआ है। ये सब डेफिनेशन लिखेंगे ना, ऐसा तो सूर्य का डेफिनेशन नहीं आएगा लिखने के लिए। मैं बोल रहा हूँ कि चीजों को ना उस लेवल तक लिखिए मेंस में, जहां पे उसको लगे कि गहरी अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा नहीं कि ऊपर से छिछला ज्ञान है इसको। हाँ, हाँ, डेफिनेशन होना जरूरी है, और डेफिनेशन अंडरस्टैंडिंग के आधार पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रटा रटाया चीज। ये स्टार क्या है? वह सेलेस्टियल वह जिसका अपना प्रकाश होता है। तो ये तो ठीक है, एक कॉमन डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन ऐसा होना चाहिए कि उसके बारे में सारी प्रॉपर्टी बता दे, उस किस चीज से बना है, शेप कैसा है ना, ल्यूमिनस है कि नहीं है, वो सब कुछ उसमें एक ही चीज में डिफाइन हो जाए। ओके, तो सन के बारे में हो गया। सन के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन है? सन की दूरी, ये सब फैक्चुअल चीजें हैं, आप खुद देख सकते हैं। सूर्य से कितनी दूरी है? AU है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ठीक है। सूर्य का डायमीटर कितना है? लिखवाए हैं नोट्स में, सन का डायमीटर कितना है? नहीं लिखवाए? होगा क्लास में। ऐसा पूछ सकता है, बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है। सूर्य का व्यास कितना है? 1.39 मिलियन। मिलियन मतलब 10 लाख, यानी कितना हो जाएगा? 13.9 लाख किलोमीटर। ठीक है, ये डायमीटर है। ये सब चीजें फैक्चुअल याद करने के कंसेप्ट पे आते हैं। सूर्य का अगर स्ट्रक्चर देखें, सूर्य की संरचना अगर देखें, जैसे पृथ्वी से रिलेट करते हैं थोड़ा, तो पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है, पृथ्वी के स्ट्रक्चर में दो चीजें हैं। एक तो पृथ्वी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर पृथ्वी का आंतरिक संरचना, और एक पृथ्वी के बाहर जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है।
उसमें भी डिफरेंट लेयर है। तो उसी तरह सन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो दोनों बात करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे और एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, संरचना का मतलब क्या होता है। सूर्य की संरचना की जब बात करेंगे तो सूर्य की आंतरिक संरचना की भी बात करेंगे और सूर्य के वायुमंडल की संरचना की भी बात करेंगे। ठीक है, तो दोनों बात करना है। अब 6 लेयर आंतरिक संरचना में, संरचना का मतलब क्या होता है पहले, डायग्राम। संरचना का मतलब, स्ट्रक्चर का मतलब, वो तो संगठन हुआ, कंपोजिशन। संरचना स्ट्रक्चर क्या है, लेयर्स। लेयर्स सिंपल भाषा में, लेयर्स कितने कितने लेयर्स से बना है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर, संरचना। तो सूर्य की संरचना, क्वेश्चन आ गया मेन, सूर्य की संरचना का बनोगे समझ में नहीं आ रहा, लिखे क्या उसमें, जाएंगे अपने संगठन लिख के चलाएंगे किससे बनना है। तो संरचना का मतलब क्या है, लेयर्स बताना है उसमें आपको। और लेयर्स भी मैंने क्या बताया, दो तरह का, एक आंतरिक संरचना का लेयर्स बताएंगे और एक वायुमंडल में जितने लेयर्स हैं उसको बताएंगे। आंतरिक संरचना में कितने लेयर्स, तीन, कौन कौन, ये देखिए पृथ्वी पहुंच गए। सूर्य की बात हो रही है, कोर तो ठीक है, मेंटल का कोर तो ठीक है, कोर है सन में, क्रोड है, जिसमें क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रही है, तो कल ही बताया था मैंने। कोर है, सबसे अंदर कोर है, जहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है, जहां का तापमान 150 लाख डिग्री सेल्सियस, नाभिकीय संलयन। उसके बाहर तो वायुमंडल में पहुंच गए। पहले इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर में कोर है, कोर के बाहर रेडिएशन जोन, रेडिएशन जोन, रेडिएशन विकिरण क्षेत्र, और उसके बाहर फिर कन्वेक्शन जोन यानी संवहन क्षेत्र है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, 3 लेयर, कोर, रेडिएशन जोन एंड कन्वेक्शन जोन। और एटमॉस्फेयर में 3 लेयर है, जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में 5 लेयर है, उसी तरह सन के एटमॉस्फेयर में 3 लेयर है। तो सबसे बाहरी है, सबसे पहले फोटोस्फेयर, उसके बाद क्रोमोस्फेयर और लास्ट में कोरोना। प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल और कोरोना, ये 3 लेयर एटमॉस्फेयर में है। और 3 लेयर इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना में 3 लेयर है, कौन कौन, क्रोड, रेडिएटिव जोन विकिरण क्षेत्र और कन्वेक्टिव जोन यानी संवहन क्षेत्र। ठीक है, ये 3 है। स्ट्रक्चर कैसा है देख लेते हैं, यही याद रखना है आपको, किसके बाद क्या है और किसका क्या फीचर्स है। क्वेश्चन से करते हैं तो इतना रिवीजन नहीं कर पाते, ठीक है, लिमिटेड हो जाते क्वेश्चन में। मैं चाह रहा हूँ एक एक चीज आपको रिवाइज करा दूं, है ना, लिख नहीं रहे तो समय तो नहीं लगेगा। स्ट्रक्चर और आप क्वेश्चन कुछ भी है उससे क्या फर्क पड़ता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन कुछ भी पूछते हैं, क्वेश्चन से क्या है। स्ट्रक्चर और मीट का इश्यू है। ठीक है, यहाँ देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, आंतरिक संरचना। एक तो बॉडी हो गया, सन की बॉडी जो है स्फेरिकल, स्फेरॉइड, ल्यूमिनस स्फेरॉइड बॉडी, उसमें 3 लेयर्स है, यानी उसका स्ट्रक्चर मीन्स 3 लेयर्स। कौन कौन, सबसे अंदर में कोर, उसके बाद रेडिएटिव जोन विकिरण क्षेत्र, और उसके बाद
कन्वेक्शन जोन, संवहन क्षेत्र, ये 3 हो गया इसका बॉडी का आंतरिक संरचना। और 3 एटमॉस्फेयर में, कौन कौन है एटमॉस्फेयर में? जो बाहरी एटमॉस्फेयर मीन्स एनवेलप ऑफ गैस, एटमॉस्फेयर है ना, गैस का आवरण। तो सूर्य, कोर में तो 1.5 लाख है, 6,000 तो फोटोस्फेयर में, प्रकाश मंडल जो पहला लेयर है एटमॉस्फेयर का, 150 लाख। अब देखिए एटमॉस्फेयर में देखें तो सबसे आंतरिक लेयर फोटोस्फेयर, प्रकाश मंडल। इसे प्रकाश मंडल क्यों कहते हैं? फोटोस्फेयर, क्योंकि जितने भी लाइट्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में हो रहे हैं यहीं से निकल रहे हैं। और कल मैंने डिस्कस किया था ना कौन कौन से हैं, 3 मुख्य हैं, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, पराबैंगनी, दृश्य किरणें और अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड, ये 3 मुख्य हैं। इसके अलावा एक्सरे भी थोड़ा बहुत निकलता है, गामा रेज भी थोड़ा बहुत निकलता है, लेकिन बहुत नहीं। गामा रेज बहुत निकलता तो हम लोग तो फिर बर्बाद हो जाते हैं, एटम बम की जरूरत क्या थी। गामा रेज निकलता बहुत लिटिल अमाउंट में, एक्सरेज, गामा रेज और रेडियो वेव्स, ये भी निकलता है, लेकिन मुख्य 3 ही निकलता है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड, ये मुख्य रेडियो। और कहाँ से निकल रहा है? फोटोस्फेयर, इसलिए उसको फोटो प्रकाश मंडल कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी बताएंगे उसको, सोलर फ्लेयर, सौर आंधी बताएंगे। अभी ये सिर्फ प्रकाश की बात कर रहे हैं। प्रकाश को नहीं प्रभावित करता है, प्रकाश तो एक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, विकिरण है। हाँ, सन जो हमें दिखाई देता है ना, दिखाई क्या देता है? जहां से प्रकाश निकलता हो या रिफ्लेक्ट करता हो वही दिखाई देगा ना, फोटोस्फेयर, प्रकाश मंडल। इसलिए इसको, क्योंकि प्रकाश वहीं से निकल रहा है तो इसलिए वही पार्ट दिखता है हमें। और उसके बाहर होता है क्रोमोस्फेयर। उसके बाहर क्या होता है? क्रोमोस्फेयर, ये देखिए क्रोमोस्फेयर। अंदर ये फोटोस्फेयर दिखा ना, जो पहला लेयर है एटमॉस्फेयर का, और उसके बाहर में दिखेगा क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर में आपको लाल लाल वो जो प्लाज्मा है ना, खोल रहता है, लाल प्लाज्मा दिखता है। और सबसे बाहरी जो परत है वो है कोरोना। तो नग्न आंखों से जो सूर्य दिखाई देता है वो प्रकाश मंडल दिखता है, फोटोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर कब दिखता है? एनुलर, एनुलर मतलब वलयाकार सूर्य ग्रहण जब लगता है ना, तो साइड से लाल रंग का रिंग टाइप का जो दिखाई देता है वही हमारा क्रोमोस्फेयर, रिंग टाइप। और कोरोना कब दिखाई देता है? जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है, जब कुछ नहीं दिखे तब उसका एटमॉस्फेयर ग्रे कलर का दिखता है। ठीक है, तो ये चीजें समझ गए ये। अब तापमान की बात करें तो सबसे अधिक जो है वो तो सेंटर का रहेगा ही। और फोटोस्फेयर का तापमान कितना है? 6,000। और क्रोमोस्फेयर का उससे कम है थोड़ा, 4,000 या 4,500। लेकिन कोरोना का तापमान बहुत अधिक है। कितना है? कोरोना का तापमान बहुत अधिक है, लगभग लाख वाक में है। टेम्परेचर ऑफ कोरोना 20,000, सॉरी 6,000 टेम्परेचर। और पटना नहीं, कोरोना 1 लाख से 3 लाख डिग्री। अच्छा वो फ़ारेनहाइट में है, सेल्सियस में अगर लें 5.5 × 10⁵ तो बहुत ज्यादा है ना, 10,000 केल्विन से ज्यादा जाता है। समझ रहे हैं ना? क्यों है? कोरोना का तापमान तो कम होना चाहिए, दूरी तो ज्यादा है केंद्र से, लेकिन कोरोना का तापमान अधिक हो जाता है, क्यों? ठीक है, वो बाद में पता चलेगा, अगले क्लास में पता चलेगा क्यों ऐसा होता है। इतनी आसानी से नहीं बता सकते हैं कुछ लोगों को जो नहीं पढ़े, जो अज्ञान लोग, अज्ञानी। है ना, क्यों पहुंचता है? कि कोरोनल मास इजेक्शन, उसमें एक घटना होती है, कोरोनल मास इजेक्शन, उसमें चार्ज पार्टिकल्स बम्बार्डमेंट होता है, इसीलिए तापमान बढ़ जाता है वहां पर। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी बस इतना ही देखना है। एक और चीज याद रखना है कि कोर तो समझ में आ गया, जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रही है। कोर के बाहर क्या है? रेडिएटिव जोन, रेडिए मतलब विकिरण क्षेत्र।
क्यों है? क्यों उसे विकिरण क्षेत्र कहते हैं? क्योंकि कोर के बाहर, कोर में इतना तापमान है कोर का, आसपास गैस रहेगा, गैस तो गर्म होकर हल्का होकर ऊपर उठ जाएगा ना, तो वहां पे कुछ भी नहीं है। और जब कुछ भी नहीं रहे तो हीट कैसे फ्लो होता है? रेडिएशन के द्वारा, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में या फोटोन के रूप में। तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? रेडिएटिव जोन। यानी जब हीट निकलता है कोर से तो किस रूप में प्रवाहित होता है? रेडिएशन के रूप में, विकिरण के रूप में। इसलिए उस विकिरण, क्योंकि वहां पे कोई मीडियम नहीं है, गैस भी नहीं है, तो गैस गर्म होकर हल्का होकर ऊपर उठ चुका है। फिर वो आगे जाता है तो ऊपरी उसको लेयर मिलता है गैस का, गैस का लेयर मिलता है। और गैस में कैसे हीट ट्रेवल करता है? गैस में कन्वेक्शन के द्वारा, संवहन के द्वारा। इसलिए वो कौन सा क्षेत्र है? संवहन क्षेत्र। और फिर, है ना, और इसीलिए उसको नाम रखा है विकिरण क्षेत्र और संवहन क्षेत्र। ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर हुआ। हम्म। इंटरनल स्ट्रक्चर में क्रस्ट, मेंटल कोर तीनों है अर्थ में। उसके बाद एटमॉस्फेयर स्टार्ट होता है। एटमॉस्फेयर मीन्स जो इसके बॉडी का पार्ट नहीं है, वो बॉडी से बाहर गैस जो जाकर जमा हुआ है। जैसे अर्थ के बाहर गैस जाकर जमा हुआ तो एटमॉस्फेयर बना, उसी तरह सन के बॉडी से बाहर जो गैस जाकर जमा हुआ, उससे उसका एटमॉस्फेयर बना। हाँ, जो स्टोर हो रहा है, धीरे धीरे गैस बन रहा है। हाइड्रोजन तो था ही पहले से, हीलियम भी जाकर स्टोर हो रहा है उसमें, एटमॉस्फेयर में। और वो इतना गर्म है टेम्परेचर, इवन वहां का भी टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है, फोटोस्फेयर का। और इसके कारण वो गैस गैस के रूप में नहीं रह पा रहा है। जैसे हमारा एटमॉस्फेयर में गैस है, लेकिन उसके एटमॉस्फेयर में गैस नहीं रह पा रहा है, वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जा रहा है, प्लाज्मा के रूप। ठीक है, क्लियर ना? सन का स्ट्रक्चर समझ में है ना, कि एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, आंतरिक संरचना है, और एक उसके बाहर गैस का आवरण है, इनवलप ऑफ गैसेस, जो कि का एटमॉस्फेयर है। तो अगर आपसे पूछता है एटमॉस्फेयर में कितने लेयर हैं, तो तीन: फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना। और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कितने लेयर हैं? फिर तीन, यानी टोटल 6 लेयर है। लेकिन अलग अलग भी पूछ सकता है, अलग अलग करके भी पूछ सकता है। इंटरनल स्ट्रक्चर अलग पूछ सकता है, आंतरिक संरचना। ये फैक्चुअल चीजें हैं, कॉन्सेप्ट कल बताएंगे। कॉन्सेप्ट है वो, क्यों होता है कोरोनल मास इजेक्शन है क्या। ये तो फैक्चुअल है कि कोरोनल मास इजेक्शन के कारण हमारे सैटेलाइट प्रभावित होते हैं। क्यों होते हैं? चार्ज आयन रिलीज होता है। ठीक है, वो कल डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस करेंगे उसके बारे में। कल सन स्पॉट, वही सौर आंधी, सोलर पहले, सबसे पहले सौर पवन, जिसको सोलर विंड कहते हैं। और दूसरा है सोलर फ्लेयर, यानी सौर आंधी। और तीसरा है कोरोनल मास इजेक्शन। ये तीन घटनाएं होती हैं कहाँ पर? फोटोस्फेयर, फोटोस्फेयर या कोरोना में ये तीन घटनाएं होती हैं मुख्यतः। जहां जहां डार्क स्पॉट है ना सन में, वहीं पे ये घटना होती है। उस डार्क स्पॉट को कहा जाता है सौर धब्बा। कम हो, वहां का टेम्परेचर थोड़ा कम है, इसीलिए वो काला दिख रहा है थोड़ा, इन कंपेरिजन टू अदर रीजन। इसलिए उसको कहते हैं सौर धब्बा, काला धब्बा। और ये जो घटनाएं मैंने बताया, सौर पवन का निकलना चलना, या सौर आंधी का बहना, या कोरोना मास, ये उसी काले धब्बे से होता है। काले धब्बे पे जो चीजें है ना, उसी, एक अभी बताए, एक डायग्राम दिखाएंगे, उससे आपको पता चल जाएगा क्यों होता है। ठीक है, तो कल करते हैं। ओके, टेस्ट है ना? चलिए आप टेस्ट दीजिए। कल से मैं सोच रहा हूँ कि हिस्ट्री